आप सभी का स्वागत है उजाले की ओर कार्यक्रम में। जैसा आप सभी को पता है, इस कार्यक्रम की हर कड़ी में हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, कानून संबंधित हो या अपने युवाओं को जागृत करने की बात हो। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। ये अभियान क्या है? आपको और मुझे सबको पता है कि महिलाओं का एक सपना होता है कि मातृत्व सुख उनके लिए सबसे बड़ा और सर्वोपरि है। अगर महिला गर्भावस्था में है तो वो यही चाहती है कि उसका जो प्रसव काल है वो आराम से निकल जाए और उसका शिशु हमेशा के लिए स्वस्थ रहे। लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, जांचें करानी पड़ती हैं, समय समय पर चिकित्सालय जाना पड़ता है। ऐसी कई महिलाएं देखने को मिलती हैं। अमूमन गांवों में ऐसे देखने को मिलता है कि हम लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, समय समय पर अपनी जांच नहीं कराते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही है या नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए सरकार सजग हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की। अब ये अभियान क्या है और इसकी क्या खासियत है, विशेषताएं क्या है कि गर्भवती महिलाओं के लिए किस तरह ये एक सहयोग प्रदान कर रहा है कि वो सही से अपना प्रसव काल भी निकालें और गर्भावस्था भी निकालें। तो आइए जानकारी लेते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। तो मैं आपका परिचय करा देती हूँ। आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर तरुण चौधरी जी को, जो कि परियोजना निदेशक हैं मैटरनल हेल्थ में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपको। उन्हीं के साथ हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रमीला मीणा जी को, जो कि जिला प्रजनन एवं शिशु प्रबंधन में है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में, तो सबसे पहले सवाल यही बनता है कि ये अभियान क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई? सभी गर्भवती महिलाओं को समय पे जांच मिले, सलाह मिले और उनका गर्भकाल सुखद हो, स्वस्थ बच्चा हो, इन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जून 2016 में प्रत्येक महीने की 9 तारीख को चिकित्सा संस्थानों पर गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल और जांच के लिए व्यवस्थाएं की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिया गया है। जी। समय के साथ में आवश्यकता बढ़ने लगी और 2022 से इसको 9 तारीख के साथ साथ 18 और 27, तो महीने में 9 तारीख, 18 तारीख और 27 3 दिनों को ये विशेष अभियान सभी स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर गर्भवती महिलाओं की जांचों के लिए, सलाह के लिए और आवश्यक सेवाओं के लिए समर्पित रहता है। जी, और बहुत ही विशेष बात है कि निःशुल्क रहता है। कोई भी महिला आकर अपनी जांच करवा सकती है। प्रसव पूर्व जितनी भी जांचें होती हैं वो हो सकती है। आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई अमूमन परेशानी देखने को मिलती है तो उसके बारे में भी आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और क्या विशेष बात है इस अभियान की, जैसे कि आपने बताया कि हर महीने की 9 तारीख को, और उसके बाद जोड़ा गया कि 18 को भी हो रहा है, 27 को भी हो रहा है। इन डेट्स को एक्सटेंड करने का कारण क्या था? इसको एक्सटेंशन की मुख्य वजह ये थी कि 9 तारीख को मान लो कोई महिला नहीं आ पाई और उनको फ्रिक्वेंटली जांच मिल पाए, आवश्यकता होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जल्दी उनको बुला करके फिर से सलाह दी जाए, देखी जाए, जांच की जाए। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए और सबकी पहुंच को आसान करने के लिए 9, 18, 27 3 दिन के लिए विशेष अभियान रखा गया है। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की जांचें होती है, जो 52,000 आंगनवाड़ी केंद्र राजस्थान में है, उनमें ANMs जो है इसमें जांच करती है। लेकिन चूंकि उनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी लिमिटेड होती है और आवश्यकता होती है कि चिकित्सक देखे तो हम किसी भी गर्भवती महिला में कोई खतरे के या जोखिम के लक्षण हैं, कोई कमी है, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, तो वो हम चिकित्सालय केंद्र पे ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पूरा स्ट्रक्चर होता है और पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई होती है जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस अभियान को और हम इतनी गंभीरता से लेते हैं कि इसमें कोई कमी खामी नहीं रहे। और कहीं कोई इंस्टीट्यूट के ऊपर डॉक्टर अगर पोस्टेड रेगुलर नहीं है तो उस दिन विशेष तौर से हम आसपास के सेंटर से डॉक्टर वहाँ भेजते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी अपनी जांच कराए बिना ना जाए और उसको पूरी सलाह मिले। और ये भी सुनने में आया है कि जैसे सरकारी अस्पतालों में तो होती है, जैसे PSC CSC में तो जांचें होती हैं, और साथ ही साथ जो अपने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो अपनी निःशुल्क सेवाएं भी देते हैं। अपनी मर्जी से वो उन सेंटर्स पे जाते हैं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल यानी प्रसव पूर्व जांच को सुनिश्चित करते हैं कि सही तरीके से हो रही है क्या। इसमें कौन कौन सी विशेष जाँचें होती हैं, प्रमीला जी आपसे जानना चाहते हैं, और ऐसी जो जाँचें की जाती हैं वो कौन कौन से समय पर होनी चाहिए?
तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना तो यही है कि मैम कि जैसे ही कोई गर्भवती महिला आई तो सर ने जैसे बताया कि आंगनबाड़ी पे एएनएम ने तो उसको चेक किया ही किया है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि चिकित्सक या तो फिजिशियन हो या फिर वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, वो उनके थ्रू एक बार उनको चेकअप करे, पूरे एग्जामिन करे, उनका जो भी एएनएम ने डाटा लिया, जैसे चाहे वो बीपी हो, वेट हो, हाइट हो, उसको वो इंश्योर करे कि क्या वो सप्ताह के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद में उनकी जितने भी असेंशियल जांचें हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गई, ब्लड शुगर ग्लूकोज वाला हो गया, HIV सिफिलिस टेस्ट हो गई है, या अदर जो टेस्ट आजकल और भी ज़्यादा HB सरफेस एंटीजन टेस्ट होते हैं, या फिर डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं अभी बच्चे की धड़कन कम है तो हमें अभी सोनोग्राफी करवानी है, तो वो सब इनको इंश्योर करते हैं। तो इसलिए सारी जांचें वो चिकित्सक अपनी देखरेख में करवा के फिर आगे ही उनको लैब टेस्ट की तरफ भेजते हैं, और लैब टेस्ट के बाद में अगर उनको लगता है कि अगर HB कम आया है, उनको दवाई से नहीं प्रोग्रेस हो रही, तो वो वहाँ पे फिर अदर डिसीजन भी ले सकते हैं। जी, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि बहुत सारी जांचें होती हैं, तो निशुल्क तो सभी को पता है कि निशुल्क जांचें होती हैं, जैसा कि बीपी की जांच हो गई, हीमोग्लोबिन की जांच हो गई, शुगर की हो गई, आपके ब्लड यूरिन की हो गई, यूरिन की जांच होती है, वेट देखा जाता है। तो कौन से स्तर पर कौन सी जांच होती है, या सिर्फ एक ही दिन में सारी जांचें अपन कर लेते हैं, इससे सुनिश्चित हो जाता है कि गर्भवती सही है? देखिए, जो आपका सवाल है उसको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं और बिल्कुल याद रह जाए तो मैं यूँ कहना चाहूँगा कि जैसे ही महिला गर्भ में धारण करती है, उनको पता लग जाता है मोटे तौर पे महिला को, तुरंत वो 3 महीने के अंदर 12 सप्ताह के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन एएनएम के से बात करके करवाए। जी। रजिस्ट्रेशन के साथ में ही प्रथमतः उसकी सभी जांचें हम शुरू में ब्लड की है, हीमोग्लोबिन की है, वेट की है, हाइट की है, पुरानी उसकी गर्भकाल की हिस्ट्री है, ठीक से रहा था वो गर्भकाल या नहीं, ये सारी जांचें हम जो है दर्ज करके PCTS हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें दर्ज कर लेते हैं। और इसी बीच उसको फॉलिक एसिड की टेबलेट भी हम देना शुरू करते हैं, ताकि बच्चे का उस वक्त पहले 3 महीने में विकास होता है, उसके बच्चे के अंग बनते हैं, तो फॉलिक एसिड की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बाद चौथा महीना शुरू होते ही हीमोग्लोबिन की मात्रा बराबर बनी रहे, उसके लिए आयरन फॉलिक एसिड भी शुरू करते हैं, कैल्शियम की मात्रा बराबर बनी रहे वो भी हम शुरू करते हैं, और चौथे से 7वें महीने के बीच में एक एल्बेंडाजोल की गोली भी देते हैं कि अगर कोई पेट में कीड़े हैं, कृमि है, तो वो एनीमिया को बढ़ा सकते हैं, तो वो भी एक गोली दी जाती है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन और वेट, यूरिन, इनकी कम से कम 4 बार जांचों के लिए आना चाहिए, ये न्यूनतम है। तो उस टाइम पे ये 4-5 मैंडेटरी जांचें हमेशा ही करते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे आपने बोला कि हर समय पर जांच के लिए आना ज़रूरी है, मतलब जो अपना गर्भ धारण का काल है उसमें 4-5 बार आपको जांच होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को बार बार समय पर अस्पताल लेकर आना और उनसे जांच कराना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें आशा सहयोगिनी जी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है, वो किस तरह से काम करती है? तो मैम जैसे कि आशा सहयोगिनियाँ हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये महिला की डाइट कांटेक्ट में रहती है, तो महिला जल्दी ट्रस्ट डॉक्टर के कंपेयर में ट्रस्ट इन पे करती है, तो इसीलिए वो आशा डाइट उनके कांटेक्ट में रहती है। उनको पता है कि 9 तारीख आ गई है, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस आ गया है, इस दिन हमें चिकित्सक मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हम वहाँ पे उनको लेके आए। तो एज ए आशा मोबिलाइजर का ही काम करती है, और अगर वहाँ पे चिकित्सक को लगता है कि ये उच्च जोखिम वाली महिला है, तो वो एक सील लगा देते हैं, वो जो अभी डॉक्टर साहब आगे बता देंगे, तो सील लगा देते हैं कि ये HRP है, उच्च जोखिम वाली महिला है। तो उसके लिए हम लोग आशाओं को बोल देते हैं कि 3 ANC जांचें इनकी एक्स्ट्रा और करवानी है आपको, और हर एक जांच के लिए आशा को 100 रुपीज़ जो है इंसेंटिव अलग से दे होता है। जी जी। तो ये कार्य इसलिए आशा उनकी डाइट कॉन्टेक्ट में रहती है, और वो बिल्कुल सावधानी से ध्यानपूर्वक उन HRP केस को 3 जांचें, 4 जो ANC कंपल्सरी है, उसके अलावा 3 जांचें एक्स्ट्रा करवाती है। तो आशा सहयोगिनी का एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। और आपने बीच में एक बात बोली कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में हाई रिस्क लेकर चलती हैं, तो ये हाई रिस्क का क्या मतलब है? हम कैसे पहचानते हैं महिला को कि इसको ज़्यादा परेशानी हो सकती है या इसको नॉर्मल डिलीवरी होगी? देखिए, हाई रिस्क गर्भवती महिला की डेफिनेशन में हम 2 क्राइटेरिया को टाइटल लेके चलते हैं। पहला, ऐसे शरीर में कुछ परमानेंट पहले से ही वजह हो, तो वो करेक्शन में नहीं आती, लेकिन मैनेजमेंट में वो चीज़ें आती है। जैसे महिला की हाइट कम है, 140 सेंटीमीटर से नीचे है, तो निश्चित तौर पे नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। पहले से सिजेरियन हो रखा है, तो निश्चित तौर के ऊपर उस महिला को सिजेरियन के लिए ही जाना होगा सेकेंड डिलीवरी में, ऐसी संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, तो वो भी हाई रिस्क में आएगी।
किसी का हीमोग्लोबिन अगर 7 ग्राम से नीचे आ गया है तो भी वो हीमोग्लोबिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। और बीपी अगर उसका 140 से ज़्यादा जा रहा है और सूजन आने जैसी स्थिति पाँव में आ रही है तो निश्चित तौर पे हाई रिस्क में आएगी। तो इसी तरह से कुछ क्राइटेरियाज हमने सेट किए हुए हैं कि ये परमानेंट कॉजेज़ और ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में होते हैं। मुख्य बात यह होती है कि इस तरह की महिलाओं को लगातार हमें राडार में रखने की आवश्यकता होती है। उनको भूलने की जरूरत नहीं, उनको ज़्यादा याद किया जाता है कि मेरे एरिया में 20 गर्भवती महिलाएं हैं, 4 हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, तो मैं लगातार फ़ोन से व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर के माध्यम से उनसे संपर्क में रहूं, जांच में रहूं। जी जी, उनसे कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए जिससे कि वो रेगुलर अपने चेकअप के लिए आएँ और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है अगर वो ध्यान दें तो। जैसा आपने बताया कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आमतौर पर यही देखा जाता है कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन 8, 9, 10 इससे ऊपर नहीं बढ़ पाता है। तो पहला तो ये कारण क्या है और इसे बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से क्या एक स्पेशल हमें दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है या कोई सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे कुछ दिए जाते हैं जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और हम अमूमन ये धारणा बना के चलते हैं कि हीमोग्लोबिन रहता ही हमारा इतना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन हमारा ये नहीं रहना चाहिए। हमारा संतुलित आहार, हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं विशेष तौर से बदलती जा रही हैं तो वो बराबर रहें। और गर्भकाल के दौरान चूंकि एक बच्चा पेट में पल रहा है, एक जीव और है, तो माँ को डबल एक तरह से आवश्यकता रहती है ब्लड सप्लाई की बच्ची को भी और खुद के शरीर को चलाने के लिए भी। पहले और अभी भी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स का इंडिकेशन हम लगातार दे रहे हैं कि भाई इतनी इतनी दवाई देनी पड़ेगी तो आपकी कमी को पूर्ति करता रहेगा। 11 से ऊपर है तो 1 गोली प्रतिदिन दी जाती है 6 महीने के लिए, यानी कमी ना आए। और 11 से नीचे है तो इसका मतलब पहले से ही कमी है। तो कमी और बच्चे की सप्लाई दोनों के लिए पूर्ति के लिए सुबह शाम 1-1 गोली देने की आवश्यकता रहती है। अभी हम लोगों ने भारत सरकार के गाइडलाइंस के बाद में बहुत मेहनत करते हुए एक नया इन्फ्यूजन आया है, दवाई आई है आयरन FCM फेरिक कार्बोक्सी मल्टेज, और इसके करीबन 1 लाख डोज हम गर्भवती महिलाओं में लगा चुके हैं। दूसरे या तीसरी तिमाही में ये लगते हैं और इससे 4 से 5 ग्राम हीमोग्लोबिन एक इन्फ्यूजन, सिंगल इन्फ्यूजन से, क्योंकि 180 गोलियाँ 360 गोलियाँ ये लिया जाना बड़ा मुश्किल होता है, भूल भी जाते हैं और थोड़ा सा अनईजी रहता है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मेरे पास में बाई नेम की हीमोग्लोबिन पहले कितना था और उसके इन्फ्यूजन के 1 महीने बाद में क्या रहा, तो उसके बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट्स हैं। महंगा बहुत है, लेकिन ये जान से महंगा तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो हम इसके ऊपर लगातार फोकस कर रहे हैं ताकि गांव की औरत को बार बार ना आना पड़े और ना ही उसको याद रखने की जरूरत पड़े, दोनों का जीवन अच्छा हो, बच्चे और माँ का। तो FCM बहुत कारगर है। जो IFA की गोलियां अपन दे रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी गोली लेनी पड़ती है कि सुबह शाम अलग अलग गोली है, इसी से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो उसका आपने एक सब्स्टिट्यूट निकाला है FCM, और ये बहुत सही भी जा रहा है कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसी हैं जिसमें हीमोग्लोबिन कम है लेकिन इससे 4 से 5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सभी महिलाओं से यही कहा जाएगा कि मतलब जागरूक रहें कि कुछ नया मार्केट में आ रहा है तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो डॉक्टर से मिलने पर ही वही आपको बता सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। जब खान पीन की बात आई, पोषक तत्वों की बात आई, कारण रह जाता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा थकान में रहने लगती हैं गर्भकाल में, या उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं खा पाती। तो ऐसा कौन कौन सा भोजन है जो हमें अपनी रोज़ डाइट में शामिल करना चाहिए? जैसे आयरन और कैल्शियम दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं गर्भकाल में। तो आयरन तो जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई है, कैल्शियम के लिए दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, तो इस तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स हो गए, तो इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। मतलब जो भी सप्लीमेंट्स आपको चाहिए वो अपने खाने में इंटेक करना शुरू करिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, दालें खाइए, दूध खाइए। कहा जाता है कि समय पर और एक सीमित मात्रा में भोजन करने से आपकी प्रेगनेंसी टाइम बहुत सही तरीके से गुजर सकता है। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हमें हमारे आसपास पाए जाने वाले जो भी ऋतुजनित फल हैं, सब्जियां हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाजार में पैसे खर्च करने से बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, हमारे आसपास ही होती है। आपको याद दिलाना चाहूँ कि जैसे मेवाड़ एरिया है उसमें सीताफल बहुत होता है, पहाड़ियों पे जो लोग काम ही नहीं लेते, सबसे ज़्यादा कैल्शियम सीताफल में होता है, लेकिन वहाँ उसकी उतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि उस एरिया में मैं रहा हूँ। और हम यहाँ जयपुर में 200 रुपये किलो में खरीदते हैं और वहाँ पे लुढ़कते रहते हैं। तो हमारे आसपास की चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है।
और उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। और ऋतुजनित जो फल होते हैं, हर ऋतु में जो भगवान ने दिया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व है। तो आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा महंगे ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीद के खाने हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो मल्टी कलर्स के आपके पास फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, सब्जियां हैं, और जो आपके पास के नज़दीकी बाज़ार में मिल रही हैं, यानी वो आपके आसपास की उपज है, वो आपके वातावरण को देखकर ही उपजी हुई सब्जियां होती हैं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगी बनिस्बत इसके कि हम बाहर से पैक्ड फूड लेकर आएँ और बहुत महंगा भोजन करें। वो आपकी जेब को भी नुकसान कर सकता है और आपके स्वास्थ्य को भी। डॉक्टर साहब, बीच में अपन ने ये बात करी थी कि जो हाई रिस्क महिलाएं हैं उनका चयन तो हम कर लेते हैं, उनको पता लगा लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं कि ये महिलाएं, लेकिन उनका फर्दर प्रोसीजर क्या है कि इन फ्यूचर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो क्या हम उन्हें बड़े हॉस्पिटल्स में रेफ़र करते हैं या उन्हें कोई सजेशंस देते हैं? देखिए, हमने इसकी व्यवस्था कर रखी है। महिलाओं को हम लगातार, गर्भवती महिलाओं को फॉलो करना, जांचें करवाना, ये काम हम करते रहते हैं। 7वें 8वें महीने की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हम प्रत्येक महीने की 28 मतलब चौथा गुरुवार जो है वो तारीख कुछ भी आए, चौथे गुरुवार को प्रसूति नियोजन दिवस, बर्थ प्लानिंग डे हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और वो उपकेंद्र स्तर पे होता है, यानी उनके घर के आसपास का जो उपकेंद्र है वहीं पे होता है। तो जो हिस्ट्री उनकी पूरी 7 महीने में रही है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हुए कि आपको नज़दीकी नॉर्मल हेल्थ सेंटर के ऊपर जाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आसानी से काम हो जाएगा, तो वो सजेस्ट करते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को हम हमेशा ही हायर सेंटर पे भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। उनको मोबाइल नंबर, डॉक्टर का मोबाइल नंबर, आशा का मोबाइल नंबर स्लिप में बना करके देते हैं ताकि वो आवश्यकता रात को अगर 2 बजे भी पड़ती है तो सहयोग प्राप्त कर सकती है। जैसा कि अब हाई रिस्क की महिलाएं, उसे दोबारा से आना ही आना है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं एक बार आई, उन्हें अच्छे से समझाया गया कि भाई नेक्स्ट विजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे आप कैसे संभालते हैं कि भाई सारी महिलाएं आएँ और तुरंत चेकअप भी हो जाए? जब भी मैम महिलाएं आती है गर्भवती, तो जब भी चिकित्सक होता है, या तो वो ममता कार्ड में वो एक सील बना रखी है हर चिकित्सा संस्थान में, तो उस सील, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसमें येस और नो का ऑप्शन है, तो जैसे गर्भवती महिला हाई रिस्क में है तो उसका येस का सील लगाई जाती है। दूसरा एक ये भी होता है कि संबंधित आशा को इन्फॉर्म हो जाता है, और तीसरा ये है कि PCTS पे भी इसकी लाइन लिस्टिंग होती है कि ये गर्भवती महिलाएं हैं, ये यहाँ पे है, तो उनसे पूरी डिटेल वहाँ पे आ जाती है। तो चाहे तो चिकित्सा संस्थान, उसके ऊपर जिला और राज्य स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। बिल्कुल। ये रेड स्टिकर और ग्रीन स्टिकर के बारे में ही चर्चा हो रही है क्या? नहीं, स्टिकर देखो वो हट जाया करते थे। पहले हम रेड ग्रीन तो नहीं लगाते थे, रेड एंड मैरून लगाते थे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर, एनीमिया वाली कंडीशन में। अब हम सील लगा रहे हैं और उस सील की काउंटिंग के हिसाब से आशा को फिर पैसे भी काउंट करने में आसानी रहती है। अच्छा, एक बीच में बात आई थी कि माँ वाउचर योजना एक आई है जिससे कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा सहयोग हो रहा है, बार बार उन्हें पैसे देने की परेशानी से बचा जा रहा है, तो ये माँ वाउचर योजना क्या है? माँ वाउचर योजना, देखिए, राजस्थान सरकार के बजट घोषणा के अंदर ये विशेष प्रावधान किया गया कि राज्य के जो सोनोग्राफी सेंटर हैं वो लगभग 150 के आसपास राजस्थान में है। बिल्कुल। और पूरा राजस्थान का आप ज्योग्राफिकल एरिया देख सकते हो कि 64 देशों से बड़ा हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो यहाँ 150 सेंटर से काम नहीं चल सकता। तो प्राइवेट जो सोनोग्राफी सेंटर्स हैं उन लोगों से हमने बात की और उनसे हमने प्रावधान किया कि कुछ अमाउंट आपको हम एक निश्चित अमाउंट दे देते हैं, तो क्या आप फ्री में हमारे गर्भवती महिलाओं की जांचें करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे। तो बड़े ही खुश मन से उन लोगों ने यस किया। हमने उनका क्लब बनाया, प्रोटोकॉल्स बनाए, और माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के द्वारा ये 17 सितंबर को उद्घाटन हुआ राजस्थान के अंदर, और 9, 18, 27 तारीख जो PMSME की आप बात कर रहे हैं, उसी दिन कूपन करते हैं QR कोड के थ्रू, मोबाइल में भी और हार्ड कॉपी में हम देते हैं। और किसी भी केंद्र जो रजिस्टर्ड 1266 सेंटर्स प्राइवेट रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे कभी भी 30 दिन के भीतर सोनोग्राफी करा सकते हैं। अगर 30 दिन में वो नहीं करा पाई और भूल गई तो 30 दिन का हम उनका डेट एक्सटेंशन का भी प्रोविजन रखा हुआ है। अभी 1,42,000 गर्भवती महिलाओं को ये कूपन उपलब्ध कराए गए। 88,000 से ज़्यादा महिलाओं ने सोनोग्राफी करा के लाभ प्राप्त किया। प्राइवेट हॉस्पिटलों को 3 करोड़ 71 लाख रुपए का पेमेंट सीधा उनके बैंक खाते में हम कर चुके हैं। तो और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, माताएं भी,
सोनोग्राफी करने वाले भी और हम भी, कि हम सेवाओं का विस्तार कर पाए। बहुत ही सही बात है कि महिलाओं को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और सोनोग्राफी के नाम से बहुत सारी महिलाएं डरती भी थी कि भाई पैसा भी लग जाएगा और जांच भी सही नहीं होगी, क्योंकि बीच में एक चलन अलग ही चला गया था। लेकिन शायद इस माँ वाउचर योजना के ज़रिए महिलाएं स्वयं जाकर अकेली भी सोनोग्राफी करा के आ सकती। डॉक्टर साहब, एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है कि हर महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को ये जाँचें होती। अगर उस दिन संडे पड़ गया या कोई अपना सरकारी अवकाश घोषित हो गया, तब महिलाएं क्या करें? ऐसी सूरत में हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखे हैं, बीच में हम चेंज नहीं करते। जी। स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर कोई राजकीय अवकाश है, स्थानीय जिले में भी अलग अलग त्योहारों पे स्थानीय अवकाश घोषित हो जाते हैं, तो हम अगले कार्य दिवस को, इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड बना रखा है, अगले कार्य दिवस को ये अभियान दिवस मनाया जाएगा। जी जी। जिसको पहले से ही पता रहता है लोगों को कि छुट्टी तो जितनी भी जांचें होने वाली है, अगर आने वाली 9 तारीख को अगर संडे पड़ रहा है या सरकारी अवकाश है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम नेक्स्ट डे उसमें काम कर सकते हैं। हर अस्पताल में हर जगह ये जांचें हो सकती हैं और आप जाकर अपना चेकअप करा सकते हो। अब महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, कहाँ कराएं, कब कराएं? क्या हर महिला इसके लिए पात्रता रखती है? नहीं, हर महिला पात्रता है। जो भी गर्भवती महिला है वो इस योजना का, इस अभियान का वो लाभ लेने के लिए पात्र है। इसके लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ये महिला ही है। हर महिला का रजिस्ट्रेशन, हम तो ये चाहते हैं कि 12 मतलब पहले 12 सप्ताह से पहले ही उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ताकि उनकी सभी जांचें प्रॉपर हो जाए, उनका सारा वो रूटीन, मतलब जो आप सर कह रहे थे कि फॉलिक एसिड जो है वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होती है कि महिला फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है अर्ली, जिसे हम 12 वीक बोलते हैं, उसमें वो डॉक्टर के पास आती नहीं है, तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, बच्चे के डेवलपमेंट पार्ट होता है। तो जो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है वो मोस्ट कॉमनली इसीलिए होती है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। तो वो डेफिशिएंसी नहीं होगी अगर आप 12th वीक से पहले ही रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो ये काम आशा है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रह के उनका रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस अभियान का सभी लाभार्थी है, सारी गर्भवती महिला इसको लाभ कर सकती है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब हर महिला इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। अपने पास के कोई भी चिकित्सालय आपका हो, PSCS, CSC, DH, कहीं भी आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। नामांकन कराइए और हर महीने की 9 तारीख को जाकर अपनी जाँचें निःशुल्क करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक मातृ और बाल संरक्षण कार्ड भी बनता है, ये कार्ड क्या है और इसे कैसे यूज किया जा सकता है प्रेगनेंसी टाइम में? ये बेसिकली ममता कार्ड बोलते हैं इसको। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीबन 82% हमारी गर्भवती महिलाएं, जो कि 18 लाख का साल भर का मोटा मोटा वॉल्यूम बनता है राजस्थान के अंदर, 82% 12 सप्ताह से पहले रजिस्टर्ड हो जाती है। और रजिस्टर्ड होने के साथ ही वो ममता कार्ड उनको दिया जाता है। उसमें उनका नाम, पता, प्रीवियस हिस्ट्री पूरी की पूरी लेकर के और वर्तमान जांचें जो की गई है उन सब का इंदराज हो जाता है। और आगे जब जब जांचें होनी है उनके वहाँ पे कॉलम्स बने हुए होते हैं और उसी के अंदर ही सारी इंदराज किया जाता है, ताकि वो कार्ड लेके कहीं पे भी जाएगी तो वर्तमान स्थिति, पहले की जांचों की स्थिति सारी की सारी उसमें देखी जा सकती है। साथ ही साथ वो ममता कार्ड में जो एंट्रीज हैं वो सबकी एंट्री PCTS में रेप्लिकेट होती है, ताकि स्टेट लेवल, जिला लेवल और ब्लॉक लेवल से भी मॉनिटरिंग हो सके कि मेरे ब्लॉक के अंदर इतनी गर्भवती महिलाओं की ये स्थिति है, इसमें मेरे को विशेष ध्यान देना है। उस गांव के अंदर एनीमिया है या उस एरिया में ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे मुझे विशेष कार्यक्रम करवाने की आवश्यकता है। तो इन्हीं डाटा से ही डिसीजन आने के बाद में सारी प्लानिंग में हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। अगर कोई परेशानी आती है तो इन सब डाटा से देखा जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमें ये गलती नहीं करनी है और सही तरीके से काम हो सकता है। जब आपने बीच में डाटा की बात करी, अनुपात की बात करी, तो ये आता है कि मातृ मृत्यु दर जिसे कम करने के प्रयास के लिए ही इस अभियान की शुरुआत हुई थी। तो इस अभियान से पहले और अब यानी वर्तमान स्थिति में अपने प्रदेश की क्या स्थिति है? देखिए, ये अपने लिए खुशी की बात है और सभी जनता का सहयोग, गर्भवती महिलाओं का, माताओं का सहयोग, आप जैसे जागरूकता प्रोग्राम चलाने वालों का सहयोग कि हम सन 2000 के अंदर 501 प्रति 1 लाख जीवित पे मातृ मृत्यु दर पे थे। आज लगातार कोशिशों के बाद जो है हम 113 प्रति 1 लाख पे हैं। यानी अगर हम देखें तो 2014-15 से काउंट करते हैं तो 1.25 लाख से ज़्यादा माओं को हम बचा पाए। मीन्स ये सिर्फ अंक नहीं है, एक बच्चे की माँ का सवाल है, एक पिता की बेटी का सवाल है, तो 1.25 लाख बच्चों की माएँ उनके पास में हैं आज। तो बड़ा सुखद लगता है सोच करके
कि हम रोजी रोटी तो हमारी नौकरी है ही सही, लेकिन जो काम है हमें काफ़ी पुण्य का काम करने को मिल रहा है। हमारा जो ये रिडक्शन की MMR की रिडक्शन की प्रगति देश में सर्वाधिक चल रही है। पिछले 5 बार के जो सर्वे में राजस्थान के सर्वाधिक अंकों की गिरावट हुई है, ये कुछ अतिरिक्त प्रयासों का ही फल है। वरना राजस्थान की ज्योग्राफिकल एरिया आप देखेंगे तो 5 राजस्थान मोटे मोटे तौर पे देखे जा सकते हैं। रेगिस्तान में हम अलग चैलेंजेज है, पहाड़ी एरिया में अलग चैलेंजेज है। तो इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी कोशिशें इतनी ज़्यादा की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चल रहा है उसकी सफलता के लिए आप सभी को बधाई देना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से है वो सुनिश्चित कर रहा है कि प्रसव पूर्व जितनी भी परेशानियां हैं वो महिलाओं से दूर हो जाएं। और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आप दोनों को धन्यवाद। और अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ, उजाले की ओर कार्यक्रम में। नमस्कार।